हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन डी यू एम.कॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था रिलेटेड टू एम.कॉम एंट्रेंस एग्जाम, बट आज के सेशन में हम लोग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू 2019 क्वेश्चन पेपर। अब उस क्वेश्चन पेपर में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि हम उसका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, बट डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो स्टेप क्लियर नहीं हो रहे थे। इसीलिए आज का सेशन अगेन हम लोग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हैं, कॉस से रिलेटेड है या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर में, वो सब आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि डी यू एम.कॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 एज वेल एज 2020 के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, देन 2018, देन 2017 एंड लास्ट होगा 2016। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन करने बोल रहा है, और सीधे हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। एक दो फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होना है इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स अगर हम करते हैं लॉग x का तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स अगर हम करते हैं x का तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूजफुल था, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। अब क्योंकि देखो बोथ साइड ही डिवीजन की बात कर रहा है तो इसका डिवीजन फॉर्मूला देख लो कि सिंपली लेट्स से, अब इफ इन केस मान लो मेरे पास वैल्यू दी है x डिवाइडेड बाई वाई और इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो वैल्यू क्या अप्लाई होगी, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा वो देखो। x डिवाइडेड बाई वाई लिया है तो y डी बाई डी एक्स x माइनस x डी बाई डी एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले इसको बाहर रखा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया माइनस, फिर इसको बाहर रखा और y का डिफ्रेंसिएशन किया, होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका, जब भी ये डिवीजन में होता है तो। अच्छा, हम बहुत बार ये चीज़ अनाउंस कर चुके हैं कि हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक टॉपिक्स पे क्लास डालेंगे, बट अब हम बहुत जल्दी इस पे क्लास अपलोड करेंगे, तो वहाँ से ना ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब मान लेते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये u है। अब देखो यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना हमने सिखा दिया, ये हो जाएगा x माइनस वाई और x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा सबको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि डिवीजन रूल हमने बता दिया। और यहाँ पे log u रखा है तो log u मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई यू। क्लियर? अब 1 बाई यू मतलब ये u की वैल्यू है तो इसको रिवर्स कर दो, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई a। अच्छा, अब फर्दर इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा और इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा जो रूल हमने डिवीजन में बताया है कि जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का, या हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि वैल्यू आएगी माइनस a ब्रैकेट में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया डिफ्रेंसिएशन का। अब बोथ साइड देखो, x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कट कर देंगे और जो न्यूमरेटर में वैल्यू बच गई उसको लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में वैल्यू बची है x माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है। तो ये a और ये माइनस ए कट जाएगा, x माइनस एक्स कट जाएगा,
तो जो लास्ट में मेरे पास वैल्यू बचेगी वो है -y प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो ये x माइनस वाई है और ये माइनस साइन रह गया, तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस वाई, और ये ब्रैकेट मेरा बचा है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर का भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो वैल्यू देखो क्या बचेगी -y प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स, और ब्रैकेट ओपन होने पे होगा -x माइनस माइनस प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y माइनस y डिवाइड बाई डी एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी और फाइनल वैल्यू बचेगी y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 2y, और हम कह सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई वाई, और हम कह सकते हैं y कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 2 माइनस x डिवाइडेड बाई वाई। अब क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो यही आंसर होगा। देखो हमारे पास आंसर 4, देखो मेरे पास ऑप्शन 4 यही सेम दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा 4 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। क्लियर। अब यहाँ बेसिकली आपको जो 2-3 फॉर्मूले की यूज़ था वो हमने बता दिया, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कट कर देना, क्योंकि अब इस पैटर्न पे ना क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। यहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं दी है, बट इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होगी तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a fixed asset originally acquired for ₹20,000 is replaced by a new asset जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल एसेट इज 30,000। तो कैपिटल चार्ज कितने के बराबर होगा? कैपिटल चार्ज का जो सिंपली फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कि आपने नया एसेट कितने पे खरीदा है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट, कि न्यू एसेट को रिप्लेस करने में कितनी कॉस्ट आएगी। अब न्यू एसेट की वैल्यू तो 50,000 है और रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है 30,000, तो वैल्यू कितनी बची, दैट इज कैपिटल चार्ज कितना बचा 20,000। करेक्ट आंसर होगा 20,000। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड वाई सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू दी है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम बता दें कि अगर मान लो x टू द पावर n dx का आपको इंटीग्रेशन करना है तो वैल्यू आएगी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, मतलब x टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है तो ये वैल्यू आएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में भी मेरे पास वही दिया हुआ था, सिंपली dy बाई डी एक्स मेरे पास दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x, और हम कह सकते हैं dy इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय dx। अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है और इसके इंटीग्रेशन में देखो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, और ये क्या है x टू द पावर n, जिसका फॉर्मूला क्या है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर, क्या वैल्यू दिया हुआ था -1/2, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, यही होगा। सिंपल है, प्लस c, ये तो हमने कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है, और हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -1/2 प्लस 1। अब यहाँ देखो अगर एलसीएम ले लोगे 2 का तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब 2 अगर आप न्यूमरेटर में ले जाते हो तो ये वाला हाफ कट जाएगा, y की वैल्यू क्या रह जाएगी x टू द पावर -1/2 प्लस 1 प्लस c, मतलब y की जो फाइनल वैल्यू मेरे पास बची है वो बची है x टू द पावर -1/2 प्लस 1 सब पावर में है प्लस c। अब इस पावर को भी सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस c, और हम कह सकते हैं अंडर रूट x। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D और 4 अंडर रूट x।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है डिमांड्स फंक्शन। क्वेश्चन में लिखा है फर्म्स डिमांड फंक्शन इज P इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 where P is the price per unit and X is quantity demanded. Find at what level of output is the marginal revenue zero. अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो सिंपली हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू नहीं दिया है, बट टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी को किससे डिनोट किया? एक्स से। तो उससे उसकी हेल्प से हम टी आर कैलकुलेट कर लेंगे और क्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? एक्स। होपफुली यहाँ तक तो सबको पॉइंट क्लियर होगा और उसके बाद सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में बोला है मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हो गया डेल्टा टोटल रेवेन्यू, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जिसको यहाँ एक्स से डिनोट किया गया है। तो ऊपर हम लोग टोटल रेवेन्यू की जगह क्या रख सकते हैं? 10 e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्यों? क्योंकि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, होल डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब यहाँ देखो सिंपली जब हम लोग एम आर की बात करें तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो आनी चाहिए और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने यूनिट्स पे आएगी। और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 10 तो आप कॉमन ले लो। पहले आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन रूल सिंपली कैसे अप्लाई होगा? पहले आप इसकी वैल्यू को होल्ड करके इसका डिफ्रेंसिएशन करना, प्लस फिर इसको होल्ड करके इसकी वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करना। तो ये जगह e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, और e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है? e टू द पावर x ही होती है, मतलब जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में एक पॉइंट समझो कि यहाँ पे इसको क्योंकि हमने जो पावर है उसमें भी वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे और वहाँ पे डिफरेंशिएशन सिंपली कैसे होगा? डिवीजन रूल अप्लाई होगा और डिवीजन रूल का फॉर्मूला हमने बताया है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 400 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0 होल डिवाइडेड बाय 400 का स्क्वायर। अब देखो ये आया -400 और ये 400 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। वैल्यू फाइनल कितनी बचेगी? -1 डिवाइडेड बाय 400। क्लियर? होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में देखो, क्योंकि अब वैल्यू में देखो 10 तो कॉमन है, वैसे e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400 और 400 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 400। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वैल्यू कितनी बचेगी? 0 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 400। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि किस लेवल ऑफ यूनिट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 आएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 आइटम्स इन अ डेटा सेट इज 5/6। मतलब मेरे पास वैल्यू दी है 5/6 कितने डेटास की? 30 आइटम्स की। इफ़ एवरी आइटम इन द डेटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो अब यहाँ देखो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट, और क्वेश्चन में कह रहा है द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट विल बी। हमें पता है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली मेरे पास ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6, सिंपली मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की 5, और क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस पूछा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आएगी 25। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या करना था कि प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना था। नेक्स्ट, द डिमांड ऑफ डी पैसेंजर ऑटोमोबाइल्स इज गिवन बाय। अब यहाँ कह रहा है कि जो डिमांड है वो कितनी है? 0.90, इनकम के साथ है 1.1 और प्राइस के साथ है -0.7, वेयर आई इज द इनकम एंड पी इज द प्राइस पर कार। क्वेश्चन में देखो पहले ये समझो कि डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन है? 1.1, कि अगर इनकम 10% से बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी बट 11% से, और प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट, कि अगर प्राइस 10% से बढ़ेगी
तो डिमांड में सिर्फ 7% चेंज होगा। क्लियर? तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आई के पावर में वैल्यू ऑलरेडी दी है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हाट केस वुड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ का ध्यान रखना है कि कब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। अगर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है और साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो लेस देन इक्वल टू 0.05 है, या जो दूसरा केस है वो है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और साथ ही साथ np की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10। तो इन दोनों ही केसेस में ना आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह किसको प्रेफर करते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। और हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, देखो फोर्थ और थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। क्यों? क्योंकि n ना तो किसी में 20 से ज़्यादा है ना किसी में 100 से ज़्यादा है। बट अगर फर्स्ट केस में देखें तो n 100 से ज़्यादा है और q की वैल्यू क्या है 0.99। अब हमें पता है कि q क्या है 1 माइनस पी। तो अगर q की वैल्यू दिया है तो क्या हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। p की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 0.01 जो कि 0.05 से कम है। क्लियर? और अगर np का भी कैलकुलेशन करें तो n क्योंकि हमारे पास मान लेते कि 100 है। अब अगर मान लो फर्स्ट केस ही अप्लाई करें, n कितना दिया है 300 दिया है, तो np पे रखो 300 मल्टीप्लाई बाय p कितना है 0.01। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 जो कि लेस देन इक्वल टू 10 है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Can a person deposited 4,000 in a bank at 6% compounded continuously? After 3 years, the rate of interest was increased to 7% and after 5 more years, the rate was further increased to 8%. The money was withdrawn at the end of 10 years. Find the amount. अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो या सिंपल इंटरेस्ट की, सब पे हमने फॉर्मूला, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब डिस्कस किया है। यहाँ हमसे अमाउंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। सिंपली क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% और पहला नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट सेकेंड रेट जो कि 7% है डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद कह रहा है कि आफ्टर 5 मोर ईयर्स। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 5 मोर ईयर्स, मतलब यहाँ 5 साल हो जाएगा इन2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस थर्ड रेट जो कि मेरे पास दिया हुआ है 8% डिवाइडेड बाय 100। और क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि ओवरऑल 10 साल तक, अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 10 ईयर्स है तो यहाँ हमने 3 साल ले लिया, यहाँ 5 साल ले लिया, तो बैलेंस क्या बचेगा, मतलब थर्ड जो हम n3 लेंगे वो कितने साल का होगा, 2 साल का। क्लियर? और प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन में दी है 4,000, तो सिंपली अमाउंट क्या हो जाएगा 4,000 1 प्लस पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% टू द पावर 3, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% टू द पावर 5 और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% टू द पावर 2। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ऑन एन एवरेज आपकी वैल्यू आएगी 7974.8। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट।